आज 38 हिंदी अध्याय 371 अध्याय 369 स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि। शुआ पवित्र भूमि की यात्रा लंबी है और तुम्हें रास्ते में मनमाने ढंग से काम नहीं करना है। अपने दूसरे चाचा की बात जरूर सुनना। और पिताजी, आपने यह बात 800 बार कही है, मुझे ये सचमुच याद है। यू शू ने अपनी जीभ बाहर निकाली, स्पष्टतः अधीरता दिखाए। धम्म। सम्राट यू ने अपनी उंगली हिलाई और सीधे यू शू के माथे पर लगी। आह, ये दर्द करता है। यू शू ने अपना सिर पकड़ लिया और सम्राट यू को घूरने लगी। दर्द तुम्हें अच्छी तरह याद दिला दे। पवित्र भूमि स्वर्गीय सागर देश जैसी नहीं है, वहां तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको। पूर्वज लंबे समय से एकांतवास में हैं और शायद ही कभी बाहर आते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने से पहले 3 बार सोचना होगा। सम्राट यू ने चेतावनी दी। ओह, मैं समझा। यू शू ने तर्क समझते हुए सिर हिलाया। सम्राट यू ने झोंग लिन की ओर मुड़कर कहा, युवा मित्र झोंग, शुआ का स्वभाव काफी अनियंत्रित और स्वेच्छाचारी है, इसलिए जब आप पवित्र भूमि पर पहुंचेंगे तो मुझे आशा है कि आप उसकी देखभाल कर सकेंगे। महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा, झोंग लिन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट यू ने यूची को कुछ और निर्देश दिए। यू शू ने महारानी को गले लगाया और उनके साथ पूरे 1 घंटे तक रोते रहे। उसके बाद तीनों अंततः उड़ती हुई नाव पर सवार हो गए। शाही परिवार के कई सदस्य उन्हें विदा करने आए थे, उनके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं। सुजलॉन शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। कुछ ईर्ष्यालु लग रहे थे, कुछ उत्सुक और कुछ कृपा पाने के लिए उत्सुक। जहां तक किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष शत्रुता की बात है तो वहां कोई बात नहीं हुई। यू शू के कीमिया में द्वितीय श्रेणी स्तर तक पहुंचने की खबर बहुत पहले ही फैल चुकी थी। उसे राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए एक आशाजनक भविष्य वाली महिला के रूप में देखा जा रहा है। भले ही वह राजा के दायरे में प्रवेश न कर सके, जीवन और मृत्यु के दायरे तक पहुंचना उसके लिए आसान होगा। ऐसी रत्न जैसी संभावित बहन का सामना करते हुए उससे दुश्मनी दिखाने के बजाय दोस्ती करना स्वाभाविक है। नीचे उड़ती हुई नाव हिल रही थी और तीनों बादलों में ऊपर चढ़ गए तथा बैंगनी प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गए, जो आकाश में लुप्त हो गई। ... पूर्वी उजाड़ क्षेत्र विशाल है और 10 क्षेत्रों में से सिर्फ तलवार क्षेत्र को पार करने में ही आम लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। यू ची ने उड़ने वाली नाव का संचालन किया और ट्रांसमिशन अरेज का इस्तेमाल किया, फिर भी उन्हें इसमें 1 महीना लग गया। तीनों लगातार पूर्व की ओर बढ़ते रहे और स्वर्गीय सागर क्षेत्र से निकलकर हुआयांग क्षेत्र में पहुंचने में 5 दिन लगे। फिर उन्होंने हुआयांग क्षेत्र के ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल करके ताइगू क्षेत्र में प्रवेश किया। ट्रांसमिशन स्टेशनों का 3 बार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लगभग 1 महीना बिताया और फिर एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पहुंच गए। आगे स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि है, शुआ। इस चिन्ह के साथ तुम सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन याद रखना, पवित्र भूमि स्वर्गीय सागर देश जैसी नहीं है। पर्याप्त शक्ति के बिना उपद्रव मत मचाओ, यू ची ने गंभीरता से कहा। यू शू ने सिर हिलाया, समझ गया। हालांकि अगर कोई आपको उकसाता है तो उसे चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा स्वर्गीय सागर देश तलवार क्षेत्र के 136 देशों में निचले पायदान पर है, फिर भी हम किसी के भी द्वारा धमकाए नहीं जा सकते। हमारे शाही परिवार के कई सदस्य पवित्र भूमि में हैं और निश्चित रूप से आपकी देखभाल करेंगे। हम युवा मित्र झोंग, इस टोकन के साथ आप मूल्यांकन के लिए आगे शहर जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपकी मार्शल यात्रा सफल होगी। यू ची ने एक सुनहरा टोकन सौंप दिया। झोंग लिन ने इसे दोनों हाथों से स्वीकार किया, झुककर कहा, धन्यवाद। यू परिवार की महान दयालुता को भुलाया नहीं जाएगा और निश्चित रूप से भविष्य में इसका भरपूर भुगतान किया जाएगा। उड़न खटोला रुका और बाहर देखने पर अनंत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अनगिनत ऊंची चोटियां तीर की तरह सीधी आकाश को भेदती हुई दिखाई दी। कुछ चोटियां फूलों से खिली हुई थीं और उन पर अनगिनत महल बने हुए थे। चोटियों से अनगिनत 1000 फुट ऊंचे झरने अनगिनत जेड ड्रैगन की तरह खूबसूरती से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। आसमान नीले क्रिस्टल की तरह नीला था, काले बादलों का नामो निशान तक नहीं था और चमकदार और कोमल सूरज बिल्कुल बेदाग चमक रहा था। सैकड़ों हजारों चोटियां फैले हुए प्राचीन देवदार के वृक्षों से ढकी हुई थीं, जो एक आदिम आभा बिखेर रही थीं।
इन चोटियों के सबसे गहरे भाग में, घूमती हुई धुंध और बादलों के बीच, एक विशाल तैरता हुआ शहर प्रतीत होता था, जो मृग तृष्णा की तरह था, जिससे ऐसा लगता था कि वे अमरलोक में आ गए हैं। झोंग लिन दंग रह गया जब उसने उस दृश्य को देखा जो किसी स्वर्गीय महल के समान था। वह एक आंतरिक विस्मय की भावना से अभिभूत था। बहुत सुंदर। यू शू भी अपने सामने मौजूद हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कुछ क्षण के लिए वह मोह में खो गई। ये देखा, ये स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि है। यू ची ने ये दृश्य अक्सर देखा था, इसलिए उसने झोंग लिन और यू शू के विस्मयकारी भावों को मनोरंजन के भाव से देखा। हालांकि उन्होंने और कुछ नहीं कहा, याद करते हुए कि कैसे पहली बार जब वह स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि पर आए थे, तो वह ये जानने के लिए बहुत आश्चर्यचकित थे कि क्या कहना है, झोंग लिन और यू शू से बेहतर नहीं। चलो चलें, हमें सबसे पहले स्वर्गीय सागर शिखर पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। ये कहकर उसने उड़ने वाली नाव को दूर स्थित पहाड़ी द्वार की ओर मोड़ दिया। तथाकथित स्वर्गीय सागर शिखर स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की अनेक चोटियों में से एक है और स्वर्गीय सागर देश के शाही परिवार का आधार है। आमतौर पर शाही परिवार के जो लोग प्रशिक्षुता के लिए आते हैं, वे इस शिखर का हिस्सा होते हैं। इस शिखर पर सबसे शक्तिशाली यू परिवार के पूर्वज यूहोन हैं, जिनके पास जीवन और मृत्यु क्षेत्र की साधना है। पर्वत द्वार के पास पहुंचने से पहले ही बादलों से दो आकृतियां उतरी। दोनों की उम्र 21 या 22 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। सफेद वस्त्र पहने हुए, पीठ पर खजाने की तलवारें लिए हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी उपस्थिति से पता चलता था कि वे आध्यात्मिक शरीर से युक्त पारलौकिक क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि पर आप कौन आ रहे हैं? अपना नाम बताए। बाईं ओर बैठा युवा शिष्य बोला। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के अंतर्गत स्वर्गीय सागर देश के यू परिवार से भेजे गए शिष्य यहाँ प्रशिक्षुता के लिए। कृपया दूत निरीक्षण करें। पावरफुल क्लीनिंग विद जेंटल केयर, बजाज मॉल। यद्यपि उसके सामने खड़े दोनों लोग केवल यूनिलिंग क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, फिर भी यूची ने उनके पास आदरपूर्वक जाकर 2 टोकन प्रस्तुत किए तथा किसी भी प्रकार का अहंकार दिखाने का साहस नहीं किया। ठीक है, ये सचमुच स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के हमारे स्वर्गीय सागर शिखर का प्रतीक है। एक बार अंदर जाने के बाद सीधे स्वर्गीय सागर शिखर की ओर जाएं और कहीं और न भटकें। युवा मार्शल कलाकार ने थोड़ा निरीक्षण किया और सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर झोंग लिन की ओर देखा और कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें मूल्यांकन के लिए स्वर्गीय तलवार शहर ले जाऊंगा। उनके टोकन अलग अलग थे। यू शू को किसी मूल्यांकन से गुजरने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था, जबकि झोंग लिन को मूल्यांकन में भाग लेना जरूरी था। अगर वह सफल भी हो जाता तो भी वह एक बाहरी शिष्य ही बनता। आखिरकार यू परिवार स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि शासन के तहत 136 शाही परिवारों में से एक है। इस प्रकार उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। शुए, झोंग लिन, फिर तुम चले जाओ। ये दृश्य देखकर यूची को अंततः आश्वस्त महसूस हुआ। झोंग लिन ने मुड़कर एक बार फिर यूची को सलाम किया, फिर आकाश में कदम रखा। जूनियर भाई जिनबो, मैं इस जूनियर बहन को स्वर्गीय सागर शिखर तक ले जाऊंगा। आप उसे स्वर्गीय तलवार शहर ले जाएं। युवक ने अपने साथी को संबोधित करते हुए बात की। बिल्कुल, मेरे पीछे आएं। जिनबो नामक शिष्य ने झोंग लिन को अपने पीछे आने का इशारा किया। झोंग लिन, एक बार जब आप मूल्यांकन में पास हो जाएंगे तो आपको स्वर्गीय सागर शिखर पर मुझसे मिलना होगा। यू शू चिल्लाया। ठीक है। झोंग लिन ने सिर हिलाया, फिर जिनबो की ओर उड़ चला। चल द। जिनबो हवा को नियंत्रित करते हुए आगे उड़े, उनके पीछे झोंग लिन भी था। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि का दृश्य अब पूरी तरह से प्रकट हो गया था, जिसमें ऊंची चोटियां, प्राचीन चीड़ और सरू के वृक्ष, झरनों की झड़ी और पहाड़ों के किनारे बने अनगिनत महल थे। विभिन्न आध्यात्मिक जानवरों के साथ घूमते हुए अमर क्रेन, रॉक्स, सफेद हिरण, जैड खरगोश, मोर। घूमते बादलों और धुंध के बीच ये सचमुच एक परिलोक जैसा लग रहा था, जिससे वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। स्वर्गीय तलवार शहर। देखा, यही हमारी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की नींव है। ये सांसारिक लोग इसे अमूल्य खजाना समझते हैं, फिर भी यहाँ ये हर जगह है। हम एक बाल खींचकर सांसारिक दुनिया के 1 दर्जन शहरों को इसी में दफना सकते हैं। पवित्र भूमि में प्रवेश किए बिना कोई कभी नहीं जान पाएगा कि आकाश वास्तव में कितना ऊंचा है। जिनबो ने झोंग लिन की ओर देखा और बड़े गर्व से बोले। झोंग लिन ने सिर हिलाया। सचमुच ये तर्क सही था।
हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि पवित्र भूमि की दौलत का सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वे कितनी भी शान से बात करें, वह किसी और की ही है। बेशक वह अपनी बात कह नहीं सकता था, इसलिए झोंग लिन ने बस सहमति दे दी। उसके सामने बैठे युवक को ये बात बहुत अच्छी लगी और झोंग लिन ने ईर्ष्या का दिखावा करते हुए स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में पूछताछ भी की जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात थे। वे आगे बढ़ते हुए बातें कर रहे थे। धीरे धीरे दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल मैदान दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर एक भव्य शहर बसा हुआ था। झोंग लिन ने जो सबसे बड़ा शहर देखा था, वह स्वर्गीय सागर देश की राजधानी में था, लेकिन उसके सामने के शहर की तुलना में यह एक साधारण ग्रामीण गांव जैसा लग रहा था, यहां तक कि पूरे न्यू मून द्वीप से भी बड़ा। अचानक झोंग लिन की नजर तेज हो गई, क्योंकि उसे लगा कि यह पहाड़ी मैदान भौगोलिक विशेषताओं से कुछ बेमेल लग रहा था। आगे का मैदान प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत पर्वत चोटियों को जबरदस्ती हटाकर एक रहने योग्य मैदान बना दिया गया हो। झोंग लिन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, हिलते हुए पहाड़ और भरते हुए समुद्र अद्भुत थे। क्या यही असली सर्वोच्च शक्ति है? लगता है तुमने गौर किया। जिन बो मुस्कुराया। वाकई जैसा तुमने सोचा था, यह मैदान प्राकृतिक रूप से नहीं बना है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम पाओगे कि पवित्र भूमि में जब तुम खूब देखोगे तो ऐसे नज़ारे आम हो जाएंगे। झोंग लिन ने अपने होंठ भींच लिए और जिन बो को एक अनकही नजर से देखा। ये हरकत वाकई बेढंगी थी। वरिष्ठ भाई जिन, ये शहर बहुत विशाल है। क्या स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में सचमुच इतने शिष्य हैं? झोंग लिन ने पूछा। स्वाभाविक रूप से, सच कहें तो स्वर्गीय तलवार नगरी वह जगह है जहां पवित्र भूमि के सच्चे शिष्य निवास करते हैं और साधना करते हैं। संपूर्ण पवित्र भूमि में लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। अकेले बाहरी शिष्यों की संख्या लाखों में है और प्रतिष्ठित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की संख्या भी हजारों में है। विविध श्रमिकों का तो कहना ही क्या। पवित्र भूमि में आध्यात्मिक, पशु पालने और औषधि क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले दासों की संख्या और भी ज्यादा है। हम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं और इन तुच्छ कार्यों से परेशान नहीं हो सकते, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन्हें कुछ दासों को सौंपना होगा, जिससे संख्या और भी बढ़ जाएगी। खैर, आगे स्वर्गीय तलवार नगर है। यहाँ से आगे उड़ान भरना मना है। यहाँ के आसमान में निषेधाज्ञा लागू है। अगर आप उड़ेंगे तो आपको जरूर गोली मार दी जाएगी। आप वहाँ पैदल चलकर शिनलियांग संस्थान जा सकते हैं, जहाँ मूल्यांकन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मूल्यांकन में पास हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको तब तक वरिष्ठ भाई कहूंगा। जिन बो ने मुस्कुराते हुए कहा। जुवानदान क्षेत्र की साधना में किसी के द्वारा वरिष्ठ भाई कहे जाने पर जिन बो स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हुए। हालांकि अगर झोंग लिन मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गए और पवित्र भूमि के बाहरी शिष्य बन गए, तो उन्हें झोंग लिन को वरिष्ठ भाई कहकर संबोधित करना होगा। आखिरकार यहाँ अभी भी ताकत को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। धन्यवाद। झोंग लिन हवा से नीचे उतरा और एक चौड़ी सड़क पर उतरा। जिन बो ज्यादा देर तक नहीं रुके, पीछे मुड़े और बिना कोई निशान छोड़े उड़ गए। तभी झोंग लिन मैदान में आया। ऐसे मैदान में अकेले चलते हुए झोंग लिन एक अजीब सी अनुभूति से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ ही दिन पहले वह आजादी से घूम रहा था और अब वह पवित्र भूमि में एक भव्य संप्रदाय के मूल्यांकन में भाग लेने वाला था। तलवार कड़ाही संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय, स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि वास्तव में एक सीढ़ी दर कदम चढ़ने जैसा है। झोंग लिन ने आत्मा मजाक करते हुए हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक आकलन है, इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है। सिर हिलाते हुए उसने उस अजीब एहसास को एक तरफ कर दिया। उसका दिल पहले जैसा ही बेबाक था, इस अनजान दुनिया में विचरण करते हुए, उसे गौर से निहारते हुए। संपूर्ण स्वर्गीय तलवार शहर पूरी तरह से एक समान नीले पत्थरों से निर्मित था, जो चिकने और सुंदर थे तथा एक प्राचीन और राजसी आभा बिखेर रहे थे। झोंग लिन शहर में तेजी से आगे बढ़ा। उसे तुरंत ही भीड़ भाड़ का एहसास हुआ, मानो वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया हो। अगर वहां से गुजरने वालों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा न होती। एक राहगीर से सहजता से रास्ता पूछते हुए झोंग लिन पूर्व दिशा में स्थित एक हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के ऊपर लगी पट्टिका पर 3 अक्षरों में शिनलियांग संस्थान लिखा था, जिसमें मोटे अक्षरों में एक भव्य आभा थी, जिससे झोंग लिन को भी अपने भीतर तलवार की मंशा का आभास हुआ। झोंग लिन दरवाजे के सामने खड़ा था, पट्टिका की ओर देख रहा था, अपने होंठ चाट रहा था, उसकी आंखों में उत्सुकता भरी हुई थी। उसकी तलवार की मंशा को विकसित हुए काफी समय हो गया है।
भाई, आप किस राजवंश के कुलीन परिवार से हैं? जैसे ही झोंग लिन शिनलियांग इंस्टीट्यूट के अंदर चौक में चला गया, लाल कपड़े पहने एक युवा लड़की ने उसकी ओर देखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। मैं चू यू हूँ, फुयांग देश के माक्विस की बेटी। ये भाई दिखने में बहुत प्रभावशाली है, किसी आम इंसान से कम नहीं। मैं इस भाई से दोस्ती करना चाहती हूँ। इससे पहले कि झोंग लिन कुछ बोल पाता, लाल रंग की लड़की ने अपना परिचय सीधे, स्पष्ट और निर्भीक ढंग से दिया तथा हर हाव भाव में अपनी भव्य भावना प्रदर्शित की। फुयांग देश, फुयांग के माक्विस। झोंग लिन ने इस देश के बारे में सुना था। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के अंतर्गत आने वाले 100 देशों में ये देश शीर्ष 10 में आता था, लेकिन ये लड़की फुयांग देश के शाही परिवार की राजकुमारी नहीं, बल्कि एक माक्विस की बेटी थी। इसलिए वह यूशु की तरह आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकती थी और उसे झोंग लिन की तरह मूल्यांकन में भाग लेना पड़ा। जैसे ही झोंग लिन की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसने उसकी भौहों के बीच वीरता और कुलीनता की झलक देखी। ये कुलीनता बचपन से ही उसमें समाई हुई थी, जिससे कोई भी उसकी असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि को तुरंत पहचान सकता था। स्वर्गीय समुद्री देश, झोंग लिन। थोड़ी देर रुकने के बाद झोंग लिन ने जवाब दिया। चू यू ने झोंग लिन को गहरी नजर से देखा और मुस्कुराया। वाह झोंग लिन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मूल्यांकन पास करने के बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे। झोंग लिन का नाम पाकर खुश हुए चू यू ने खुशी से सिर हिलाया। झोंग लिन को अब चू यू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो अचानक उसके पास आया था, और इसके बजाय वह चारों ओर देखने लगा। शिनलियांग संस्थान के चौक पर बहुत से लोग खड़े थे, पुरुष और महिलाएं। उनकी आंखें असाधारण रूप से तेज थीं। उनके हर कदम से पता चल रहा था कि वे उल्लेखनीय स्थिति वाले युवा लोग थे। सभी को संप्रदाय में शामिल होने के लिए यहाँ सिफारिश की गई थी। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि पूरे तलवार क्षेत्र पर शासन करती है, 100 राष्ट्रों को नियंत्रित करती है, और इसकी जनसंख्या अकल्पनीय रूप से विशाल है। कितने उच्च पदस्थ कुलीन और शाही परिवार के सदस्य अलग दिखने का प्रयास करते हैं। निस्संदेह स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में प्रवेश एक बाहरी शिष्य के रूप में भी उन्नति की एक सीढ़ी है, सर्वोच्च मार्शल आर्ट सीखने का एक अवसर है। इसलिए लोगों को हर साल और हर महीने मूल्यांकन के लिए यहां आने की सिफारिश की जाती है और उन्हें स्लॉट दिए जाते हैं। इन लोगों की ताकत में बहुत अंतर था। कमजोर लोग आत्मा सागर क्षेत्र में थे, जो बस उड़ने में सक्षम थे, जबकि झोंग लिन जैसे ताकतवर लोगों ने पहले ही एक जुबानदान को संघनित कर लिया था, जिससे उन्हें 1000 साल की उम्र मिल गई थी। फिर भी यिन यांग क्षेत्र में कोई मार्शल कलाकार नहीं थे। जुबानदान क्षेत्र एक सीमा है, उसके आगे मार्शल आर्ट्स पहले ही आकार ले चुका है, और स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि अब ऐसे शिष्यों को स्वीकार नहीं करेगी। मिंग जुंझे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहां मिलूंगा। जिंदगी वाकई अनपेक्षित मुलाकातों से भरी है। परीक्षा के दौरान कोशिश करना कि तुम्हारी पैंट गीली न हो जाए। मुझे लगता है कि जो उनकी पैंट गीली करेगा वह आप ही होंगे। ये पवित्र भूमि की परीक्षा इतनी आसानी से पास नहीं होती। अपमानित होकर घर मत लौटना। लियाओ बिहान, तुम दुष्ट, तुम भी यहाँ क्यों हो? आप किसे दुष्ट कह रहे हैं? मैं तुम्हें नीच कह रहा हूँ। आह, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। सिर्फ तुम तो मुझसे किसी को भी नहीं हरा सकती। तुम तो बस एक बेकार इंसान हो। मुझे इस दुनिया में तुम्हारे वजूद पर सचमुच तरस आता है। ... झोंग लिन एक कोने में खड़ा होकर अपने सामने के दृश्य को दिलचस्पी से देख रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, तथाकथित पवित्र भूमि भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया की दुर्भावनाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकी, जो अनिवार्य रूप से संप्रदायों में फैल गई। झोंग लिन समझ गया कि उसके सामने ज्यादातर लोग या तो धनी थे या कुलीन। उसके जैसे बहुत कम लोगों को विशेष कारणों से अनुशंसित किया गया था। परीक्षा देने आए लोगों की धर्मनिरपेक्ष राजवंशों में अच्छी पृष्ठभूमि थी। अगर कुलीन या राजसी उत्तराधिकारी नहीं भी थे, तो वे शक्तिशाली सेनापतियों के बेटे बेटियां थे, और शाही परिवार के भी कई राजकुमार और राजकुमारियां थीं। हालांकि स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के शासन के अधीन राष्ट्रों को अपने बच्चों को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए सीधे सिफारिश करने का विशेषाधिकार था, लेकिन इसकी भी कोई सीमा नहीं थी। अधिकांश लोगों को अभी भी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में प्रवेश के लिए परीक्षा देनी होती थी। सच में हर जगह कलह है। दुर्भाग्य से यहाँ बात खाने पीने या खेलने की नहीं, बल्कि निरंतर प्रतिस्पर्धा की है, जहाँ ताकतवर को सम्मान दिया जाता है। भविष्य में देखने के लिए बहुत कुछ होगा। झोंग लिन की आंखों में ज्ञान की एक चमक उठी जब उसने देखा कि कुछ ही देर में चौक में मौजूद शिष्य गर्मजोशी के लिए समूहों में इकट्ठा होने लगे थे।
इसके अलावा कई लोग बातचीत के लिए उसके पास आए थे और उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। टकराना। चूंकि आप यहाँ परीक्षा के लिए आए हैं, इसलिए आपको नियम जानने होंगे। मैं आपको आपकी अलग अलग शक्तियों के आधार पर विभिन्न स्तरों के राक्षस जानवरों से लड़ने का काम सौंपूंगा। यदि आप उन्हें हरा देते हैं तो आप स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं और महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब अपने साधना स्तर की रिपोर्ट करें। प्रोक्टर के आदेश पर अन्य परीक्षक सभी के साधना स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए आगे आए। प्रोक्टर को एक सीट मिल गई और उन्होंने धीरे धीरे निरीक्षण करना शुरू कर दिया। नाम, साधना स्तर, झोंग लिन, प्रारंभिक चरण, जुबान अदान। परीक्षक ने झोंग लिन की ओर देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब में एक नोट लिखा। जाओ और सबसे बाईं ओर प्रतीक्षा करो। समझा। झोंग लिन ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी होकर प्रतीक्षा करने के लिए बाईं ओर खाली स्थान पर चला गया। झोंग लिन के अलावा उस क्षेत्र में पहले से ही 5 लोग इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक चुयू थी जो फुयांग देश के माउंटिंग माइट के माक्विस की बेटी होने का दावा कर रही थी। झोंग लिन को देखकर चुयू भी आगे बढ़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई झोंग, जो एक साधारण साधक है, पहले से ही अपने जुबानदान को संघनित कर चुका होगा। आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होंगे। बस भाग्यशाली। राजकुमारी चुयू, आप तो किसी को परीक्षा देने से पहले ही घसीट रही हैं। क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? कम से कम उसके पास होने तक तो इंतजार करो, है ना? ये बात एक ऐसे आदमी की थी जिसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी और वह ठंडी निगाहों से चुयू को देख रहा था। याओ वेनहाओ, अगर तुम्हें इस बात से कोई शिकायत है कि मैंने तुम्हें उस समय युद्ध के मैदान में लगभग भाले से मार डाला था, तो कह दो या फिर एक सीमा खींच दो और फिर से मुकाबला करो। तुम किस तरह के आदमी हो जो यहाँ इतना व्यंग्य कर रहे हो? यू की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई, उसकी आवाज ठंडी हो गई। आप। याओ वेनहाओ की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी पीड़ादायक स्थान पर चोट लगी हो। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हंफ। चुयू, घमंड मत करो। उस समय तुमने मुझे सिर्फ अपने परिवार की पृथ्वी स्तर की सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स 100 बड्स कोर्ट फीनिक्स स्पीयर के दम पर हराया था। एक बार जब मैं परीक्षा पास कर लूंगा और पवित्र भूमि का शिष्य बन जाऊंगा, तो मेरे पास प्रशिक्षण के लिए गुप्त तकनीकें होंगी, और कौन जाने तुम मुझे तब भी हरा पाओगे या नहीं। तो फिर देखते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा हुनर भी तुम्हारी शेखी बघारने जितना ही प्रभावशाली है। चुयू ने मजाक किया। याओ वेनहाओ का चेहरा बेहद उदास था। उसके ताने भरे शब्दों के बाद उसे न सिर्फ कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वह शर्मिंदा भी हुआ। उसे बस एक आखिरी धमकी देते हुए उदास होकर वहां से जाना पड़ा। झोंग लिन की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। हे भगवान, क्या मैं भी क्षति का शिकार हो गया हूं? झोंग लिन ने आंतरिक रूप से आह भरी, याओ वेनहाओ की बर्फीली निगाहों को अपनी ओर देखते हुए, जैसे उसकी आंखों से तलवार की मंशा का एक विस्फोट निकला। परिणामस्वरूप याओ वेनहाओ ने झोंग लिन पर एक नजर डाली और उसकी आंखों से खून बहने लगा। तलवार, तलवार का इरादा। याओ वेनहाओ 2 कदम पीछे हट गया। झोंग लिन को भयभीत होकर देखने लगा, फिर से उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चुयू ने यह दृश्य देखा। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने झोंग लिन को तलवार की मंशा प्रदर्शित करते देखा। तलवार का इरादा, तलवार के इरादे को अप्रत्याशित रूप से समझ लिया। आगे बढ़ते ही अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। परीक्षा शुरू हो गई है, गेट खोलो। दूर खड़े एक परीक्षक ने अपना हाथ हिलाया, जिससे प्रकाश की एक किरण घने अंधेरे दरवाजे में पड़ी। धमाका। एक जोरदार आवाज के साथ एक काला तेंदुआ निकला और भयंकर हिंसा के साथ जमीन पर उतरा, जिससे पूरा हॉल भयभीत हो गया। रहस्यवादी तेंदुआ, जिसे काला पवन तेंदुआ भी कहा जाता है, आत्मा सागर क्षेत्र की शक्ति, अपनी गति के लिए जाना जाता है, जिसके पंजे हुक जैसे होते हैं। पवन पुष्प देश से ल्यू जिक्सियांग, तुम पहले जाओ। परीक्षक ने स्पिरिट सी रियल्म समूह के एक युवक की ओर इशारा किया। काला पवन तेंदुआ। परीक्षक ने जिसकी ओर इशारा किया वह एक लड़का था जो लगभग 15-16 साल का लग रहा था। बिना एक पल भी हिचकिचाए उसने अपनी लंबी तलवार निकाल ली। छोड़े गए काले पवन तेंदुए की आंखें रक्त लाल थीं और उसकी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां स्टील की प्लेटों की तरह उभरी हुई थीं, जो हर हरकत के साथ चटकने की आवाज करती थीं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात थी उसके पतले अंग, जो लचीलेपन से भरे थे। गर्जन। जैसे ही काला पवन तेंदुआ छोड़ा गया, वह लगभग तुरंत उछल पड़ा और अगले ही पल लू जिक्सियांग के सामने आ गिरा।
उसके अगले पैर ऐसे कटे जैसे मानो उसका सिर ही धड़ से अलग हो जाएगा। आह! कई शिष्यों ने चीखें निकाली। इस काले पवन तेंदुए की गति बहुत तेज थी। अगर वे खेत में होते तो उनके पास प्रतिक्रिया करने का कोई रास्ता नहीं होता। अगले ही पल उनके सिर गिर सकते थे। क्या आत्मा सागर क्षेत्र का राक्षस जानवर वास्तव में इतना भयानक हो सकता है? हालांकि लू जिक्सियांग ने डर का जरा भी संकेत नहीं दिया। काले पवन तेंदुए को अपनी ओर आते देख वह रहस्यमयी कदमों से आगे बढ़ा और अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए तुरंत कुछ मीटर दूर चला गया। रात की बारिश अभी भी जारी है, ठंडी रोशनी अंतरिक्ष में फैल रही है। तलवार की रोशनी बिजली की तरह थी, अजेय। लू जिक्सियांग उछल पड़ा। सिर्फ एक तलवार से उसने काली पवन तेंदुए का सिर भेद दिया। महान तलवारबाजी। झोंग लिन ने अपनी भौहें उठाईं। हालांकि लू जिक्सियांग के हाथ में जो लंबी तलवार थी वह कोई आध्यात्मिक कलाकृति नहीं थी, फिर भी वह असाधारण रूप से तेज थी, लोहे को कीचड़ की तरह चीरती हुई। उसे बस आध्यात्मिक कलाकृति में बदलने के लिए पोषण के लिए आत्मा महल में रखने की जरूरत थी। जहां तक उस लड़के की तलवारबाजी का सवाल है तो वह कम से कम पृथ्वी स्तर का उच्च स्तरीय मार्शल कौशल था। शाबाश शाबाश, आप पास हो गए। अब आगे। जब एक और ब्लैक विंड लेपर्ड को छोड़ा गया तो परीक्षक के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। पहले व्यक्ति की सफलता ने कई शिष्यों को आशा दी। हालांकि कुछ को लगा कि वे अपनी वर्तमान शक्ति से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, फिर भी कुछ ऐसे भी थे जो आगे आए। मैं जाऊंगा। वह लगभग 20 साल का एक आदमी था। वह मैदान में आगे बढ़ा और परीक्षक की ओर हाथ बढ़ाए। गर्जन। एक और काला पवन तेंदुआ जो आत्मा सागर क्षेत्र की शक्ति से भी युक्त था, अपनी भयंकर उपस्थिति दर्ज करा रहा था। हवा के झोंके की तरह तेज वह सीधे उसके पीछे चक्कर लगा रहा था। हिस। भयानक पंजे उस पर आ गिरे और वह केवल अपने चेहरे पर ही दुर्गंध सूंघ सका, सहज ही पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खेत में एक बेहद दर्दनाक आवाज गूंजी। काले पवन तेंदुए के तीखे पंजों ने उसके एक हाथ को जकड़ लिया और उसके मोटे पंजों के नीचे ठंडी चमकते हुए जैसे पंजों ने झटपट पूरा हाथ फाड़कर उसे अपने मुंह में निगल लिया, हड्डियां तक नहीं उगली। काला पवन तेंदुआ अभी भी संतुष्ट नहीं था और उसने आदमी के सिर को पकड़ना जारी रखा। मौत को न्योता देना। इस स्थिति को देखकर परीक्षकों में से एक ने अपनी उंगली हिलाई और तलवार की क्यूई की एक धार बिजली की तरह उड़ी और काले पवन तेंदुए की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। काला पवन तेंदुआ जो कुछ ही देर पहले तबाही मचा रहा था, उसका सिर गिर गया तथा उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे उचित उपचार के लिए नीचे ले जाओ। जल्द ही कई युवा शिष्य आए और उस आदमी को नीचे उतरने में मदद की। परीक्षक ने सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, पवित्र भूमि का मूल्यांकन कभी भी खतरे से खाली नहीं रहा है। एक भी गलती मौत का कारण बन सकती है। आप सभी के पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। पिछला दृश्य बहुत भयावह था। कुछ लोग जिन्होंने इसे देखा था पसीने से तरबतर हो गए थे। मैं अब मूल्यांकन में भाग नहीं ले रहा हूं। मैं एक राजसी उत्तराधिकारी होने का आनंद क्यों नहीं ले सकता? एक हाथ खोना या यहां तक कि खा जाना, इसका क्या मतलब है? मैं तो अपनी दौलत और विलासिता का आनंद लेना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसका चेहरा पीला और कांप रहा था ने अपना निर्णय सुनाया। संभवतः वह किसी कुलीन परिवार का वंशज था जिसमें अब आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति नहीं थी। मैं भी बाहर हूं, ये बहुत खतरनाक है। कुछ और लोग भी खड़े हो गए और मूल्यांकन में भाग न लेने का निर्णय लिया। जो कोई भी भाग नहीं लेना चाहता वह साथ जा सकता है। मैं किसी को तुम्हारे लिए पहाड़ से नीचे भेजने का इंतजाम कर दूंगा। मार्शल आर्ट्स का रास्ता ऐसा है जहां से वापसी नहीं होती, जहां पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के जानवर भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाले शक्तिशाली दुश्मनों के सामने कुछ भी नहीं है। वे तुम्हें इस काले पवन तेंदुए से भी कहीं ज्यादा तेजी से निगल जाएंगे। पूरे क्षेत्र में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। परीक्षक अपनी उदासीनता को छिपाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। झोंग लिन चुपचाप खड़ा होकर मुख्य परीक्षक की ओर देख रहा था, जो शुरू से ही चुप था। मुख्य परीक्षक भावशून्य बने रहे, उनकी आंखें आधी बंद थीं, मानो उनके सामने की हर चीज से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। कुछ ही समय में 1 दर्जन से अधिक लोग स्वेच्छा से मूल्यांकन से हट गए। मूल्यांकन जारी रखें। संपूर्ण मूल्यांकन निम्न खेती से उच्च खेती के स्तर तक आगे बढ़ा और जल्द ही झोंग लिन की बारी आई। सबसे पहले याओ वेनहाओ ने एक चौड़ी तलवार चलाते हुए एक जुबानदान क्षेत्र स्तर के काले पवन तेंदुए को बड़ी ताकत से मार डाला।
चू यू ने एक लंबा भाला चलाते हुए 100 पक्षियों की उड़ान वाली फीनिक्स की तरह चालें दिखाईं और केवल 3 चालों में राक्षस जानवर को मार डाला। अगला, झोंगलिन। झोंगलिन मूल्यांकन क्षेत्र के केंद्र में आ गया। आप झोंगलिन हैं, स्वर्गीय सागर देश के राजा द्वारा अनुशंसित। बहुत अच्छा, मूल्यांकन शुरू करें। परीक्षक ने झोंगलिन की जानकारी की जांच की, सिर हिलाया और मूल्यांकन शुरू करने का संकेत दिया। सामने का द्वार एक बार फिर खुला, जिससे रक्त लाल आंखों का एक और जोड़ा दिखाई दिया, जिसके पीछे जुआनदान राज्य के बराबर ताकत वाला एक काला पवन तेंदुआ निकला और उसने हमला कर दिया। भयानक पंजे सीधे झोंगलिन पर आए और उसका सिर फाड़ देने की धमकी देने लगे। उस पल झोंगलिन स्थिर खड़ा रहा। उसके दाहिने हाथ ने तलवार जैसी उंगली बनाई और फिर उसने हवा में एक इशारा किया। अंतिम 3 फुट की तलवार क्यों उसकी उंगलियों से निकली, एक झटके के साथ काले पवन तेंदुए के माथे को छेदते हुए जानवर को तुरंत गिरा दिया। स्वच्छ और कुशल, उसने एक झुंडान क्षेत्र के काले पवन तेंदुए को एक पल में मार डाला। झोंगलिन की साधना में सुधार के साथ उसकी तलवार की शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसकी जुबानदान ऊर्जा से प्रेरित होकर उसकी शक्ति उसके पूर्व स्वरूप को आसानी से दबा सकती थी। अभी वह तलवार की उंगली तलवार के इरादे का उपयोग करके एक हमला थी, तलवार को रेशम में परिष्कृत करना, शून्य में एक निशान छोड़ना, तलवार की रोशनी तेज और अजेय। इससे पहले झोंगलिन ने अपनी मुट्ठी की मंशा को प्रदर्शित किया था और अपनी तलवार की मंशा को तुरुप के पत्ते के रूप में छिपाया था, लेकिन अब उसने इसके विपरीत करने का फैसला किया, तलवार दांव में अपनी सर्वोच्च प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि अपनी तलवार दांव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ और अधिक संसाधनों की तलाश में झोंगलिन अब अपनी तलवार दांव प्रतिभा को पहले की तरह छिपा नहीं सकता था। इसके बजाय उसे इसे खुलकर प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार कमजोर होने का नाटक करने से अंततः वह एक आसान शिकार बन जाएगा। केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके ही वह अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता था और अधिक साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था, जिससे मार्शल आर्ट्स में उसके लिए लंबा रास्ता प्रशस्त हो सकता था। मुख्य परीक्षक, जो पूरे समय बैठा था, झोंगलिन की तलवार की मंशा को भांपकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तलवार का इरादा। न केवल मुख्य परीक्षक बल्कि मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले अन्य सभी परीक्षक और शिष्य भी झोंगलिन से हैरान थे। उसने सिर्फ एक उंगली के वार से जुबानदान क्षेत्र के काले पवन तेंदुए को मार डाला था। बुरा नहीं, तुम्हारा नाम झोंगलिन है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। एक परीक्षक ने स्वीकृति की मुद्रा दिखाई, जबकि अन्य ने सहमति में सिर हिलाया। परिस्थितियों से निपटने में कुशल। तलवार का इरादा। उसने वास्तव में तलवार के इरादे को समझ लिया है और उसकी समझ बहुत अधिक है। तलवार का रेशम में परिशोधन ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसने तलवार की मंशा का 80% हिस्सा समझ लिया है, पूर्णता के दायरे से बस एक कदम दूर है। हाँ, अच्छा, ऐसा लगता है कि हमारी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि को एक और प्रतिभा प्राप्त हो गई है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मैंने उसकी जानकारी देखी है। इस व्यक्ति का नाम झोंगलिन है, जिसे स्वर्गीय सागर देश के राजा द्वारा अनुशंसित किया गया है। पहले वह हमेशा एक ढीला साधक था। एक ढीले साधक के रूप में तलवार की मंशा को समझने के लिए वह निस्संदेह एक तलवार दांव प्रतिभाशाली होना चाहिए। यदि वह भविष्य में एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य बन सकता है, तो हमारा योगदान महत्वपूर्ण होगा। यदि हमारे द्वारा सिखाया गया प्रतिभाशाली शिष्य अपने आप में एक सफलता प्राप्त कर सकता है और एक सच्चा शिष्य बन सकता है, तो हमें पवित्र भूमि के बुजुर्गों से पुरस्कार प्राप्त होंगे, जैसे कि आत्मा की गोलियां और आध्यात्मिक कलाकृतियां, जो एक परीक्षक के रूप में सेवा करने के लिए सार्थक बनाती हैं। परीक्षकों ने आपस में फुसफुसाते हुए झोंगलिन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हाँ, बिल्कुल, अगर हमारे पास ऐसे और भी शिष्य हों तो हमारी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि और भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि मार्शल आर्ट्स का मार्ग, बाहरी शिष्य बनना तो बस शुरुआत है और कोई नहीं जानता कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है। परीक्षा पास करने के बाद झोंगलिन कार्यक्रम स्थल से चला गया और चूयू बधाई देने के लिए आया। झोंगलिन, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था, बधाई हो। झोंगलिन भी मुस्कुराए और अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, आपको भी बधाई। जब दोनों बात कर रहे थे, याओ वेनहाओ आगे बढ़े, झोंगलिन के पास गए और अचानक गहराई से झुके। मुझे माफ करना, मुझे ये पहले नहीं कहना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, मैं बाद में माफी मांग लूंगा। इस दृश्य ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इससे पहले सभी का ध्यान परीक्षा पर था और बहुत कम लोगों को पता था कि दोनों के बीच कोई विवाद है।
वास्तव में कोई वास्तविक विवाद नहीं था। झोंग लिन केवल गोलीबारी में फंस गया था और उसने याओ वेनहाओ को एक छोटा सा सबक दिया था। हालांकि झोंग लिन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि याओ वेनहाओ इतना अनुकूलन करने में सक्षम होंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को नीचे झुकाएंगे और इतने सारे लोगों के सामने माफी मांगेंगे। झोंग लिन ने याओ वेनहाओ को गहराई से देखा और कहा, आपके और मेरे बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है। जब तक आप भविष्य में मुझे परेशान नहीं करते हैं, तब तक कोई मुद्दा नहीं होगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। याओ वेनहाओ ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। ये मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा, ये मौत को बुलावा दे रहा है। मैं होंग वेन हूँ, गोल्डन विंड कंट्री के माउंटन गार्जियन मार्क्विस का बेटा। वरिष्ठ भाई को नमस्कार। आपकी तलवार दाव वास्तव में प्रभावशाली है। मैं ज़ो लिंग्यू हूँ, जो लियानहुआ देश से है। क्या मैं आपका सम्मानजनक नाम पूछ सकता हूँ, और क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं हूँ। ये लोग जाहिर तौर पर कुलीन परिवारों के शिष्य हैं और सभी प्रतिभाओं को भर्ती करने में माहिर हैं। यू ची के अनुसार बाहरी शिष्य बनने के बाद सालाना प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला होती है जो दरबार के अखाड़े से कहीं ज्यादा क्रूर और नग्न होती है। झोंग लिन अपनी ऐसी ताकत का प्रदर्शन करते हुए स्वाभाविक रूप से भर्ती का लक्ष्य बन गया। झोंग लिन ने कोई अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया, शालीनता से बातचीत की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी उपेक्षित महसूस न करे। कई उपन्यासों में नायक को अक्सर संप्रदाय में प्रवेश के बाद विभिन्न विरोधियों का सामना करना पड़ता है, आंशिक रूप से अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण, लेकिन अधिकतर मित्र न बनाने के कारण, सीधे शब्दों में कहें तो अहंकार के कारण, अपनी स्वर्णिम उंगली पर बहुत अधिक निर्भर रहने के कारण। यद्यपि झोंग लिन को कुछ समस्याएं हैं, लेकिन वह कभी भी अवज्ञाकारी नहीं होता, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसके पास दूसरों को नीचा दिखाने की पर्याप्त शक्ति न हो। स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि, जहां लाखों बाहरी शिष्य हजारों आंतरिक संप्रदाय शिष्य पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, निस्संदेह कठिन है। झोंग लिन के पास भले ही सिस्टम पैनल उसकी स्वर्णिम उंगली हो, लेकिन उसमें निडर होकर सबको मात देने का आत्मविश्वास नहीं है। आखिरकार सिस्टम पैनल उसे मौजूदा नींव पर ही आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, जबकि इन महान शिष्यों के पास बचपन से ही सर्वोत्तम साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट, संसाधन और अमृत हैं। सिस्टम पैनल जितना भी शक्तिशाली हो, वह चावल के बिना नहीं पक सकता। झोंग लिन के पास वर्तमान में एक मंच का अभाव है, और अब जब यह उसके हाथों में होने वाला है, तो उसे अपने खाली समय के दौरान अधिक दोस्त बनाकर, अनावश्यक संघर्षों को कम करके, बेहतर साधना को सक्षम करके आगे बढ़ने से पहले समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। झोंग लिन मुस्कुराया और अपने हाथों को सहलाते हुए बोला, मैं तलवारबाजी में बस थोड़ा ज्यादा तेज हूँ। तुम्हारी मजबूत हड्डियों और मजबूत आध्यात्मिक मूल की तुलना में मैं कुछ नहीं कर सकता। हम में से हर एक की अपनी शैली है। अब से हम बाहरी शिष्य होंगे, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक रूप से साथी शिष्यों के रूप में हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। ये सही है, परीक्षा के बाद हम अधिक बातचीत के लिए एक साथ संप्रदाय मिशन पर जा सकते हैं। भाई झोंग सही कह रहे हैं, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक पूछें। उपस्थित लोग झोंग लिन के रवैये से बहुत संतुष्ट थे, कम से कम वह लू जिक्सियांग की तरह तो नहीं था, जो ठंडा अहंकार दिखा रहा था, लोगों को दूर रख रहा था, मानो वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जो दूसरों को नीची नजर से देख रहा हो। बाद की परीक्षाओं में कुछ को बाहर कर दिया गया जबकि अन्य उत्तीर्ण हो गए। इस समय झोंग लिन को भी कुलीन पद के लाभों का एहसास हुआ। दूसरों की तुलना में उनके हमले भयंकर थे और उनके पास दिव्य अस्त्र थे, जिससे उन्होंने काली पवन तेंदुए को आसानी से हरा दिया और अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। पूरे दिन के बाद आखिरकार परीक्षा समाप्त हुई। सैकड़ों हजारों उपस्थित परीक्षार्थियों में से 50 से भी कम बाहरी शिष्य बनने के लिए उत्तीर्ण हुए, जो एक अत्यंत कम अनुपात और एक महत्वपूर्ण निष्कासन दर को दर्शाता है। आज की परीक्षा समाप्त हो गई है। जो लोग असफल हुए हैं, वे मुख्य हॉल में प्रतीक्षा करें और कोई आपको पवित्र भूमि से बाहर ले जाएगा। इसके अलावा जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, वे संप्रदाय से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने और रहने के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए मेरे पीछे आएं। अब से आप स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के लोग हैं, आपकी स्थिति अलग है और आपके हर शब्द और कर्म को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। एक परीक्षक के मार्गदर्शन में सभी को एक निश्चित स्थान पर ले जाया गया। अंदर घुसते ही झोंग लिन ने कई बक्से देखे। हर बक्सा खुला हुआ था और उसमें रखी चीजें बाहर आ रही थीं। कपड़े, लंबी तलवारें, किताबें। इन वस्तुओं को देखकर महान शिष्यों में भी उत्साह दिखा।
यद्यपि वे कुलीन थे तथा उनके घर के बुजुर्ग क्षेत्रीय सामंत, राजकुमार या यहाँ तक कि सम्राट थे, जिनके पास अनगिनत धन संपत्ति थी, फिर भी वे इन वस्तुओं के सामने रोमांचित हो जाते थे। परीक्षक के चेहरे पर अब पहले वाली भावशून्य शीतलता नहीं दिखी और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह स्वर्गीय रेशमकीट के खजाने का वस्त्र है, जिसे स्वर्गीय रेशमकीट नामक एक राक्षसी जानवर के रेशम से बुना गया है। इसमें 100 प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां भी मिलाई गई हैं। इसे पहनने से सभी कीड़े दूर भागते हैं, कोई सांप, कीट, चूहे या चींटियां आक्रमण नहीं कर सकते और सभी विषैले मियास्मा इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि ब्लेड और ढालों से अभेद्य होना, पानी और आग से प्रतिरोधी होना इसके मूल कार्य हैं। हालांकि ये केवल पारलौकिक क्षेत्र के नीचे के हमलों से ही बचाव कर सकता है, कोई भी शक्तिशाली चीज इसे नुकसान पहुंचा सकती है। उनके शब्दों पर झोंग लिन सहित सभी नए उत्तीर्ण बाहरी शिष्यों के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य का मिश्रण दिखाई दिया। ये वास्तव में पवित्र भूमि कहलाने के योग्य है, क्योंकि बाहरी शिष्य के लिए वस्त्र भी ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है। जुबान गुई महाद्वीप में यह एक अमूल्य खजाना होगा, इसे पहनने से व्यक्ति लगभग अजेय हो जाएगा। लोकसिंह द्वीप समूह में यह अभी भी एक अत्यंत कीमती कलाकृति होगी, क्योंकि रक्षा दुर्लभ है। उत्पत्ति तलवार शास्त्र, ये स्वर्गीय भाग्य तलवार है जिसे उत्कृष्ट परिष्कृत सोने से गढ़ा गया है। ये लोहे को कीचड़ की तरह चीर देती है और त्वचा से बाल आसानी से हटा देती है। यह आध्यात्मिक कलाकृति में बदलने से बस एक कदम दूर है। यदि आप अपना आत्मिक महल खोलते हैं तो आप इसे सीधे अंदर ले जाकर अपने जीवन बंधित अस्त्र में भी परिष्कृत कर सकते हैं। कई आंतरिक संप्रदाय, यहाँ तक कि पवित्र भूमि के सच्चे अनुयायी भी इसे अपनी जीवन बंधित आध्यात्मिक कलाकृति के रूप में उपयोग करते हैं, राक्षसों और शैतानों का वध करते हैं। उनकी शक्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। परीक्षक ने तलवार निकाली, उसे थोड़ा हिलाया और तुरंत तलवार क्यूई उभरी, जिसका ब्लेड इंच इंच चमक रहा था, जो उसके भयंकर, साहसी और दबंग स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा था। मैंने पहले भी सुना है कि पवित्र भूमि में प्रवेश करना एक ही कदम में स्वर्ग पहुंचने जैसा है, और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। आज मैंने सचमुच अपनी आंखें खोल दी हैं। वक्ता काओ योन सुगंध देश के हो महल का एक अनुचर पुत्र था। उसकी मां केवल एक उपपत्नी थी और उसकी उच्च योग्यता के कारण मुखिया पत्नी, इस डर से कि इससे उसके अपने पुत्र की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, उससे घृणा करती थी। हालांकि उसके पास साधना के पर्याप्त संसाधन थे, फिर भी कई अच्छी चीजें उसकी पहुंच से बाहर थीं। उसने इस स्वर्गीय भाग्य तलवार को देखा, उसका दिल अविश्वसनीय रूप से हिल गया। पवित्र भूमि में प्रवेश करना एक कदम में स्वर्ग तक चढ़ने के समान है। इसका वास्तविक अर्थ यही है। झोंग लिन को भी ये तलवार देखकर कुछ भावुकता महसूस हुई। ढीले साधक मार्शल कलाकारों को जीवन बंधित हथियार बनाने के लिए हर जगह स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजानों की तलाश करनी पड़ती है, और कई लोग घटिया सामग्री के कारण जीवन बंधित हथियार प्राप्त कर लेते हैं, जो आत्मा महल में आध्यात्मिक कलाकृतियां बनने के लिए पोषित होने के बाद भी स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण होते हैं, जिससे उनकी शक्ति काफी कम हो जाती है। कुछ लोग तो जैड के एक टुकड़े को जीवन बंधित आध्यात्मिक कलाकृति में पोषित करने का सहारा लेते हैं और उसके नष्ट होने के डर से युद्ध में उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते। जिन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि सीधे जाली तलवार भ्रूणों के रूप में प्रस्तुत करती है, और वह भी उच्च स्तरीय। इसके बारे में सोचकर ही ईर्ष्या होने लगती है। यही अंतर है। झोंग लिन भी भाग्यशाली था, क्योंकि उसे गेंग मेटल वेन मिल गई थी, वरना वह अभी भी अपना लाइफबाउंड वेपन बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा होता। अंत में परीक्षक ने समूह को एक जेड स्क्रॉल सौंपा। झोंग लिन ने जेड स्क्रॉल खोला और बड़े अक्षर ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर तुरंत उस पर दिखाई दिए। ये हमारी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि का मूल कौशल ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर है, जो एक पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी की साधना तकनीक है। आपके परिवारों में विरासत में मिली साधना तकनीकों के बावजूद मेरा सुझाव है कि आप सभी ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर पर स्विच करें। हालांकि यह केवल एक पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी है, यह हमारी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की सभी साधना तकनीकों का आधार है। भविष्य में आप बिना किसी लागत के अन्य पवित्र भूमि तकनीकों पर स्विच कर सकते हैं, और ये तकनीक तीक्ष्णता और भेदन के गुणों के साथ अविश्वसनीय रूप से प्रचुर आध्यात्मिक मूल प्रदान करती है, जो इसे उसी स्तर पर बेजोड़ बनाती है। परीक्षक ने ऊंची आवाज में कहा। यह सुनकर झोंग लिन को एक झटका लगा, यह महसूस करते हुए कि यहाँ तक कि बुनियादी तकनीकें भी पृथ्वी स्तर के मध्य ग्रेड पर हैं,
कोई आश्चर्य नहीं कि उन तथाकथित संप्रदायों की तुलना पवित्र भूमि से नहीं की जा सकती है। ये केवल एक आयामी दमन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका नाम ग्रीन ओरिजिन है, क्योंकि इस दुनिया का नाम ही किंग युआन वर्ल्ड है। ठीक है, जाओ और अपने कमरे ढूंढो। इसके बाद तुम यहाँ साधना कर सकते हो या संप्रदाय में योगदान देने के लिए कोई कार्य कर सकते हो। चूंकि संप्रदाय ने तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान की हैं, इसलिए तुम्हें संप्रदाय को निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि योगदान देना चाहिए, राक्षसों का वध करना चाहिए, अपनी आत्मा को प्रखर बनाना चाहिए और स्वयं में सुधार करना चाहिए। हाँ, सभी ने अपना सम्मान व्यक्त किया और अपने शुरुआती उपहारों के साथ बाहर चले गए। ऐसी अच्छी चीजें, दुर्भाग्य से मेरा जीवन बाधित हथियार एक भाला है, जिसे बनाने के लिए मेरे पिता ने बड़ी मेहनत से कुशल कारीगरों की तलाश की थी, जो मुझे पसंद नहीं आया। चू यू ने स्वर्गीय भाग्य तलवार उठाए और कुछ झटकों के साथ तलवार की रोशनी के ब्लेड एक दूसरे को काट छांट कर अपार शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। झोंग लिन का दिल हिल गया और उसने पूछा, मिस चू, आपका जीवन बाधित हथियार एक भाला है, फिर भी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि तलवार दाव के साथ पूरे किंग युआन विश्व पर शासन करती है, क्या यह आपके भविष्य के मार्शल पद को प्रभावित नहीं करेगा? चू यू ने झोंग लिन को एक अजीब नजर से देखा और कहा, तलवार दाव केवल स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य मार्शल आर्ट मजबूत नहीं है। जहां तक मुझे पता है, पवित्र भूमि के 30% सच्चे शिष्य तलवार दाव के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, और उपसंप्रदाय मास्टर एक लोहे के भाले के साथ अजेय रूप से हावी है, जिसे भाला राजा की उपाधि दी गई है। मैं समझता हूं, मैं अज्ञानी रहा हूं। झोंग लिन ने सिर हिलाया। झोंग लिन, संपर्क में रहो। बाहरी संप्रदाय में टीम के बिना जीवित रहना मुश्किल है। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा। अंततः यह महिला आगे बढ़ी और जल्दी ही झोंग लिन की नजरों से ओझल हो गई। हाथ मिलाने, झोंग लिन ने हंसते हुए नए आंगन से बाहर कदम रखा। संपूर्ण स्वर्गीय तलवार शहर मूलतः बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए तैयार किया गया था। वहां केवल कुछ हजार सच्चे शिष्य थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या सबसे अधिक थी। जहां तक सच्चे शिष्यों का प्रश्न है, झोंग लिन ने दूर से धुंधली दिखाई दे रही पर्वत चोटियों की ओर देखा। बहुत जल्द ही स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में ये झोंग लिन का पहला दिन था। मूल्यांकन पास करने और अपनी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद वह वयांग प्रांगण में गया। वयांग प्रांगण इतना बड़ा था कि इसे एक शहर भी कहा जा सकता था, जिसमें हजारों की संख्या में स्वतंत्र हवेलियां थीं। और वयांग प्रांगण जैसे कई बड़े प्रांगण थे, जैसे चोंगगुआन प्रांगण, लिनक्यू प्रांगण, वानरेन प्रांगण, तैक्सू प्रांगण आदि, जहां स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के बाहरी शिष्य निवास करते थे। हजारों शिष्यों के पास अपने अपने आवास थे और प्रत्येक बड़ा प्रांगण धर्मनिरपेक्ष शाही महलों से भी अधिक भव्य था। झोंग लिन अपने रहने के स्थान पर पहुंचे और एक नज़र में उन्होंने विशाल प्रांगण को देखा, जिसमें मंडप और मीनारें थीं, नदियां बह रही थीं, सुनहरी मछलियां अटखेलियां कर रही थीं और पन्ने जैसे पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। हवा आदिम ख्यूई से भरी हुई थी, मानो किसी दिव्य लोक की हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चाहे महान शिष्य हो या अन्य, सभी पवित्र भूमि के शिष्य बनने का प्रयास करते हैं। लाभ वास्तव में प्रचुर मात्रा में होते हैं। झोंग लिन ने स्वर्गीय रेशमकीट खजाने के कपड़े पहन लिए और तुरंत पूरी तरह से तरोताजा महसूस किया। एक स्फूर्तिदायक सांस उसकी ओर बह रही थी। पवित्र भूमि के बाहरी संप्रदाय के अनुयायी साधना के लिए हर महीने एक सच्चा सार गोली प्राप्त करने के लिए पिल टॉवर जा सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित है। सच्चा सार गोली 5वीं श्रेणी का अमृत हो सकता है, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। मुझे अपने अमृत को स्वयं परिष्कृत करना होगा। पवित्र भूमि में मूल्यांकन पास करने के बाद सब कुछ तय नहीं हो जाता। हालांकि साधना के लिए हर महीने एक निश्चित संख्या में गोलियां दी जाती हैं, लेकिन ज्यादा गोलियां पाने के लिए संप्रदाय के योगदान की जरूरत होती है, जैसे संप्रदाय के कार्यों को संभालना। आखिरकार ये पवित्र भूमि कोई दान पुण्य तो नहीं है। अब मुझे अपनी साधना को बढ़ाना है, अपनी तलवार की मंशा को मजबूत करना है और उच्च श्रेणी के अमृत नुस्खे हासिल करने हैं। पवित्र भूमि में कीमिया को समर्पित एक स्थान होना चाहिए। 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में मेरी स्थिति के साथ मैं इसमें शामिल हो सकता हूं और एक पिल मास्टर के रूप में साधना को बढ़ाना, अमृत व्यंजन प्राप्त करना और मजबूत कौशल और मार्शल आर्ट के बदले में संप्रदाय योगदान प्राप्त करना आसान होगा, जिससे तलवार की मंशा को और विकसित किया जा सके। मुझे तियानशी पीक पर भी जाना है। तियानशी पीक के प्रभाव से और अधिक संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं।
झोंग लिन ने संक्षेप में अपने अगले कदम पर विचार किया। इस क्षण उसने अपने हृदय में खुलेपन की भावना महसूस की, एक नया मंच प्राप्त कर लिया जिसका उपयोग वह अपने अधिकतम सुधार के लिए कर सकता था। संभवतः अगले 100 वर्षों में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। संपूर्ण स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि पर्याप्त विकास के लिए पर्याप्त है। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर निकाला और दिव्य विचार से स्कैन करने पर जानकारी की एक धारा उमड़ पड़ी। उपवास प्रणाली होस्ट झोंग लिन कौशल ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर शुरुआती 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर तकनीक फ्लावर वॉक पूर्ण स्तर तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध कीमिया 7वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता। सिस्टम पैनल पर पहले से ही पूरी तरह से बने ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को देखकर झोंग लिन का दिमाग हिल गया और तुरंत अनगिनत कौशल अंक उसमें आ गए। थोड़ी देर बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ये ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड ग्रंथ कितना शानदार है, जो वास्तव में ग्रीन ओरिजिन नाम के योग्य है। हालांकि यह केवल एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक है, फिर भी कुछ पहलुओं में स्वर्गीय स्तर की तकनीक भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। झोंग लिन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस तकनीक से विकसित आध्यात्मिक उत्पत्ति अविश्वसनीय रूप से गहन है, जिसमें तीक्ष्णता और शरीर में प्रवेश के गुण हैं। समान स्तर की लड़ाइयों में ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर का अभ्यास करने वालों को स्पष्ट रूप से लाभ होता है। वे केवल अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति के बल पर आसानी से हावी हो जाते हैं। इसके अलावा ये तकनीक स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की मूल साधना तकनीक है। भविष्य में अन्य तकनीकों में परिवर्तन करने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पवित्र भूमि का मूल्य प्रदर्शित होगा, क्योंकि एक बुनियादी तकनीक भी बहुत कुछ कहती है। बिना किसी हिचकिचाहट के झोंग लिन ने ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को अपने 5 तत्व मिश्रित सार कौशल में एकीकृत करना शुरू कर दिया। HAL शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण PP स्टॉक। झोंग लिन के लिए यह एक जाना पहचाना क्षेत्र था और तंत्र की सहायता से इन दोनों तकनीकों को पहले ही अच्छी तरह से एकीकृत कर दिया गया था, जिससे एक ऐसी समझ प्राप्त हुई जो केवल एक रचनाकार ही प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा इन दोनों तकनीकों के बीच कोई संघर्ष नहीं था। ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर स्वाभाविक रूप से 5 तत्वों में से एक था और आसानी से विलीन हो गया। 7 दिन बाद प्रणाली होस्ट झोंग लिन कौशल ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर तकनीक फ्लावर वॉक पूर्ण स्तर तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध कीमिया 7वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता। झोंग लिन ने शून्य की ओर इशारा किया और उसकी उंगली से एक तलवार निकली, जो आसानी से सामने स्थित विशाल ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन को भेदती हुई निकल गई। अच्छा, डेन युआन की शक्ति कम से कम 30% बढ़ गई है। पंच तत्व मिश्रित सार कौशल अब पृथ्वी स्तर की तकनीकों के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। झोंग लिन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसके डेंटियन में जुवानदान थोड़ा सिकुड़ गया था, फिर भी डैन युआन अधिक मजबूत था और ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर के लिए अद्वितीय तीक्ष्णता और शरीर भेदक गुण जोड़े गए थे। उसके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह उसके अंगों के अंदर किसी चीज के साथ प्रतिध्वनित होता था, जिससे उसे तीक्ष्णता और निर्ममता का एहसास होता था। फिर भी ये पर्वत के समान भव्य, जल के समान मृदु, अनंत जीवन शक्ति और गहन भारीपन से युक्त था। एक विचार के साथ डोंगहुआंग बेल जो उसके जुबानदान के ऊपर मंडरा रही थी, उसके शरीर से फट गई, हवा में बड़ी होती गई और उसके सामने तैरने लगी। टकराना। मुट्ठी के आकार की डोंगहुआंग घंटी ने एक गहरी, गूंजती हुई ध्वनि उत्सर्जित की, जिससे तलवार की क्यूई से रिक्त स्थान भर गया। तलवार क्यू इतनी भयंकर थी कि वह पारलौकिक क्षेत्र में मार्शल कलाकारों को आसानी से परास्त कर सकती थी। डोंगहुआंग बेल को वापस लेते हुए झोंग लिन गहरी सोच में डूब गया। तात्कालिक कार्य खेती जारी रखना है। उसने एक अमृत निकाला और उसे निगल लिया और महसूस किया कि औषधीय शक्ति ने उसके शरीर को तुरंत भर दिया और फिर दान युआन द्वारा परिष्कृत होकर जुवानदान में समाहित हो गया। जुवानदान क्षेत्र में साधना में जुवानदान को निरंतर सुदृढ़ और परिष्कृत करना शामिल है। इस स्तर पर व्यक्ति दान अग्नि को संघनित कर सकता है, जो बिना किसी मार्शल आर्ट कौशल के भी किसी पारलौकिक क्षेत्र के मार्शल कलाकार को आसानी से भस्म कर सकती है।
मानव सार, प्राणशक्ति और आत्मा से निर्मित जुबानदान शुद्धतम मानव सार मानवीय क्षमता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र तक पहुंचना मानवीय क्षमता की सीमा है, जिसके आगे प्रगति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक वस्तुओं को समाहित करना आवश्यक है। अब झोंग लिन को जो करने की आवश्यकता है वह है जुबानदान को लगातार परिष्कृत और संयमित करना, जब तक कि वह अपनी सीमा तक न पहुंच जाए, जिससे उसे येन ईविल शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो सके। जुबानदान क्षेत्र को प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, उत्तर अवस्था और पूर्णता अवस्था में विभाजित किया गया है। ये यात्रा लंबी है और इसमें क्रमिक साधना की आवश्यकता होती है। गल्प। झोंग लिन ने 2 और अमृत निगल लिए, जिससे डैन युआन प्रसारित होने लगा, औषधीय शक्ति का संचार होने लगा तथा उसके भौतिक शरीर को पोषण मिलने लगा। बैंगनी हवेली की गोली और दिव्य सार की गोली मेरी साधना के लिए कम प्रभावी होती जा रही हैं। अब समय आ गया है कि उच्च श्रेणी के अमृत नुस्खे खोजे जाएं और नए अमृतों को परिष्कृत किया जाए, अन्यथा साधना के लिए केवल स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई के अवशोषण पर निर्भर रहना बहुत धीमा है। झोंग लिन ने मन ही मन आह भरी, उसे महसूस हुआ कि औषधीय शक्ति केवल 2% चरणों में परिष्कृत हो गई है। मार्शल आर्ट साधना में प्रत्येक चरण साधना की कठिनाई को कई गुना बढ़ा देता है। 3 अमृतों के साथ भी झोंग लिन को शक्ति में केवल मामूली वृद्धि महसूस हुई, जिससे सफलताएं प्राप्त करना बेहद समय लेने वाला हो गया। टाटा मोटर्स के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। समृद्ध पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने वाली उन्नत आय विधि की खोज करें। डोंग डोंग डोंग, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए। आगंतुक को देखकर झोंग लिन ने देखा कि यह मार्क्विस वेइवू की बेटी चू यू थी। झोंग लिन, आप बहुत कठिन प्रशिक्षण ले रहे हैं। चू यू ने कुछ प्रशंसा के साथ कहा, मैं आपके सामने रहता था, लेकिन जब से आप अंदर गए हैं तब से आपको बाहर आते नहीं देखा। मार्शल आर्ट साधना के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है, अपने आप पर बहुत कठोर मत बनो। जुआनदान क्षेत्र की साधना जुआनदान को परिष्कृत करने पर केंद्रित है, जो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। झोंग लिन ने सिर हिलाया, इन दिनों मैं ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर की साधना में डूबा हुआ हूं, समय को भूल गया हूं। मैं समझ गया। हालांकि ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर एक बुनियादी तकनीक है, ये स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की मार्शल आर्ट की नींव है। इसे जल्दी से साधना लाभदायक है, लेकिन खुद को अलग थलग न करें। अन्य शिष्यों के साथ बातचीत करें या टहलने जाएं, चू यू ने सुझाव दिया। ठीक है। झोंग लिन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उन्होंने चू यू के अचानक निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के बाहरी संप्रदाय में गठबंधन बनाने का महत्व पता था, जिससे अधिक जानकारी मिल सकती थी। चलो चले और बातें करें। वे आंगन से बाहर निकल आए। चू यू ने तिरछे सामने वाले आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहां रहता हूं, हम भविष्य में और अधिक बातचीत कर सकते हैं। जरूर। चू यू को स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के बारे में अच्छी जानकारी थी और वह झोंग लिन की पिछली स्थिति से भी परिचित था, जो एक ढीला साधक था, इसलिए चलते चलते उसने उसे स्वर्गीय तलवार शहर की हर चीज से परिचित कराया। आगे भोजन कक्ष है, जहां बाहरी अनुयायी आमतौर पर भोजन करते हैं। वहां एक नियुक्त रसोइया है जो औषधीय भोजन पकाता है, जो न केवल दिखने, स्वाद और सुगंध में मनमोहक होता है, बल्कि अमृत के दुष्प्रभावों के बिना औषधीय लाभ भी देता है। हालांकि चूंकि हम दोनों ने जुबानदान की शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए हम उपवास कर सकते हैं। वहां भोजन मुख्य रूप से स्वाद के लिए होता है, जबकि स्पिरिट की गोलियां हमारे लिए अधिक लाभदायक हैं, चू यू ने कहा। झोंग लिन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि जुबानदान क्षेत्र के मार्शल कलाकार उपवास कर सकते हैं। इस स्तर पर भोजन करना दुर्लभ था, जिसका उद्देश्य केवल शरीर की शुद्धि था, हालांकि स्वाद के लिए कभी कभार भोजन करना स्वीकार्य था। झोंग लिन, बाहरी शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु हमें विभिन्न कार्य पूरे करने होंगे। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम यथाशीघ्र आंतरिक संप्रदाय में आगे बढ़ सकें और उच्च स्तरीय साधना विधियों तक पहुंच सकें। क्या आप जानते हैं कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी साधना तकनीकें दिव्य स्तर की हैं? जुयंग एसोसिएशन। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद दोनों ने कुछ खाने और प्रसिद्ध पवित्र भूमि के व्यंजनों का अनुभव करने के लिए भोजन कक्ष में जाने का निर्णय लिया। संपूर्ण भोजन कक्ष अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जिसमें हजारों शिष्यों के बैठने की व्यवस्था थी तथा स्वर्गीय तलवार नगर में ऐसे दर्जनों भोजन कक्ष थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई बाहरी शिष्य 3 या 5 के समूहों में इकट्ठे हुए थे।
कुछ लोग खाना खा रहे थे और अन्य लोग युद्ध कला और संप्रदाय के कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। जब झोंग लिन और चू यू बैठे तो उनके सामने चंदन की लकड़ी से बनी एक प्राचीन दिखने वाली आयताकार मेज थी, जिस पर विभिन्न पैटर्न उकेरे गए थे और एक ताज़ा खुशबू फैल रही थी। झोंग लिन को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस उसे लगा कि मेज और कुर्सियां बहुत आरामदायक थीं। चू यू ने धीरे से मेज को सहलाया और आह भरी, सुनहरे पैटर्न वाली सोने की रेशमी लकड़ी, ऐसी चीज जो केवल शाही परिवार या बाहर के कुलीन घराने ही खरीद सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा भी बहुत कीमती होता है, फिर भी यहाँ तो ये सिर्फ एक खाने की मेज है। झोंग लिन मुस्कुराया और बोला, अगर इसे सोने से खरीदा जा सकता है तो यह मार्शल कलाकारों के लिए किसी काम का नहीं है। इसमें बड़ी बात क्या है? चू यू ने आश्चर्य से झोंग लिन की ओर देखा और प्रशंसा करते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा उलझ गया हूं और तुम्हारी तरह गहराई से नहीं देख पा रहा हूं। वास्तव में हमारे जैसे मार्शल कलाकारों के लिए स्पिरिट पिल्स और स्पिरिट स्टोन ही मूल्यवान है। सोना और चांदी हमारे लिए मिट्टी के समान है। चू यू अब झोंग लिन को और भी ज्यादा महत्व देने लगा। कई भोग विलास में लिप्त, भोग विलास में लिप्त, भोग विलास में लिप्त, भोग विलास में लिप्त, भोग विलास में लिप्त छुटकारे साधकों की तुलना संप्रदाय के शिष्यों से नहीं की जा सकती। यही एक कारण है, फिर भी झोंग लिन ने इसे इतनी स्पष्टता से देखा। बात गहराई की नहीं है, बस मेरे गृहनगर में जब तक ताकत पर्याप्त है, पैसा और सुंदरता आसानी से मिल जाती है। दूसरी ओर स्पिरिट स्टोन दुर्लभ है। अगर इस डाइनिंग टेबल के लिए स्पिरिट स्टोन खरीदने की जरूरत होती तो मैं इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, झोंग लिन ने कहा। हाँ, भाई झोंग काफी स्पष्टवादी हैं। एसबीआई शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। जैसे ही वे बैठे, एक नौकर तेजी से आया और सम्मानपूर्वक मेनू पेश किया। चू यू ने कुछ व्यंजन चुने और उसे वापस कर दिया। कुछ ही देर बाद नौकर एक ट्रे में 4 व्यंजन और एक सूप लेकर आया। हर व्यंजन से एक ताजगी भरी खुशबू आती थी, जिसकी खुशबू से ही भूख बढ़ जाती थी। इसे अजमाएं। झोंग लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे खा लिया। यह कोमल होते हुए भी दृढ़ था, गाढ़ा था लेकिन चिकना नहीं। सबसे खास बात यह थी कि जैसे ही यह स्वादिष्ट व्यंजन मुंह में गया, उसमें से एक हल्की सी आदिम क्यूई निकली, जो धीरे धीरे जुबानदान में घूमती हुई चली गई। भोजन और आदिम क्यूई के दोहरे प्रभाव ने पकवान के स्तर को ऊंचा कर दिया। उत्कृष्ट, वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, झोंग लिन ने प्रशंसा की। दुर्भाग्यवश आपके और मेरे लिए ये केवल हमारी स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट करता है। हमारे भीतर मूल क्यूई बहुत कम है। साधना को बढ़ाने के लिए हमें अभी भी स्पिरिट गोलियां लेने की आवश्यकता है। चू यू ने जेड चॉपस्टिक्स उठाते हुए कहा, धीरे धीरे चबाते हुए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेते हुए। आप संप्रदाय के योगदान के बारे में बात करते रहते हैं। मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल। चू यू ने जेड चॉपस्टिक नीचे रख दी। पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद केवल संप्रदाय के भीतर साधना करना व्यर्थ है। चाहे वह आत्मा की गोलियां हों या साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट कौशल, इन सभी के लिए पर्याप्त योगदान की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें बाहर जाना होगा, या तो राक्षसों और शैतानों का वध करना होगा, अपनी साधना को निखारना होगा, या योगदान अर्जित करने के लिए कार्य करना होगा। ये तथाकथित राक्षस पशु हैं। शैतान कुछ राक्षस पथ मार्शल कलाकारों को संदर्भित करते हैं। जहां तक कार्यों की बात है तो कई हैं, जैसे सफाई, आध्यात्मिक औषधि एकत्र करना, अयस्कों की खोज, औषधि उद्यानों की रखवाली इत्यादि। प्रत्येक कार्य के साथ योगदान अंग जुड़े होते हैं, जिनका आदान प्रदान साधना तकनीकों, मार्शल आर्ट कौशल, स्पिरिट पिल्स आदि के लिए किया जा सकता है। वे बड़ों से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में पदोन्नति का लक्ष्य भी शामिल है, जिसके लिए भी पर्याप्त योगदान अंक आवश्यक है। बेशक, यदि कोई यिन यांग क्षेत्र को तोड़ सकता है तो वह बिना किसी मूल्यांकन के सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है, जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को तोड़ सकता है और एक सच्चा शिष्य बन सकता है। पवित्र भूमि में सब कुछ योगदान बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। झोंग लिन, यहाँ पवित्र भूमि में मेरी एक कुल बहन है जो ज्यादा वेतन वाले काम पाने में मदद कर सकती है। क्या तुम भी शामिल होना चाहोगे? यिन यांग क्षेत्र, आंतरिक संप्रदाय, जीवन और मृत्यु क्षेत्र, सच्चा शिष्य। झोंग लिन अपनी सांस रोक नहीं सका, उसका प्रत्येक शब्द पवित्र भूमि की भयावह नींव का प्रतिनिधित्व कर रहा था।
क्योंकि झोंगलिन की जुबानदान क्षेत्र साधना लोकसिंह द्वीप समूह में सम्राट की तरह शासन कर सकती थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय सागर देश में भी जुबानदान क्षेत्र एक क्षेत्र की देखरेख कर सकता था और उसे कुलीनता प्रदान की जा सकती थी। लेकिन स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में जुबानदान क्षेत्र केवल बाहरी संप्रदाय है, यिन यांग क्षेत्र आंतरिक संप्रदाय है। केवल जीवन और मृत्यु के दायरे को तोड़कर ही कोई सच्चा शिष्य बन सकता है। तो फिर बुजुर्गों का क्या? उप संप्रदाय मास्टर AI analysis of Wipro share price with 98.6% accuracy. Discover the advanced AI method fueling wealthy portfolios. संप्रदाय गुरु, सर्वोच्च बुजुर्ग, वे कितने शक्तिशाली होंगे? इससे पहले कभी भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा महसूस नहीं किया था। झोंगलिन को अब एहसास हुआ कि सागर दमन संप्रदाय के भाग्य के बारे में लॉन्ग झाओ के शब्द व्यर्थ नहीं थे। झोंगलिन, क्या पवित्र भूमि में तुम्हारे कोई परिचित है? मेरी कुल बहन जुयंग एसोसिएशन की सदस्य है। इन दिनों उसकी सिफारिश पर मैं जुयंग एसोसिएशन में शामिल हो गया हूँ। इसे अवसरवाद मत समझो, पवित्र भूमि के बाहरी संप्रदाय में ऐसी बातें आम हैं। अगर तुम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते, तब भी कोई न कोई तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर ही देगा। सच्चे शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। कोई भी संभावित नई शक्ति उनकी भर्ती का लक्ष्य बन सकती है। तलवार चलाने की नीयत वाले आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती किया जाएगा। अगर आप मना कर देंगे तो वे आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं तो आपको जल्दी से ताकतवर बनना होगा, स्वतंत्र रूप से अपनी सेना बनानी होगी, लेकिन उसे भी दमन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई चीज है? झोंगलिन की भौहें तन गईं, उसके चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे यह अजीब नहीं लगा। मार्शल आर्ट साधना एक संघर्ष है जिसमें स्वयं के लिए सभी लाभ की तलाश की जाती है तथा शक्ति स्थापित करने से बेहतर संसाधन जुटाए जा सकते हैं। फिर भी ऐसा कहने के बावजूद झोंगलिन चुपचाप साधना करना चाहता था, खुद को इन परेशानी भरे मामलों में शामिल नहीं करना चाहता था। दुनिया में हर जगह प्रतिस्पर्धा है, जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही भयंकर प्रतिस्पर्धा, और पवित्र भूमि में ये हर जगह फैली हुई है। आगे और भी क्रूर षड्यंत्र छिपे हैं। खुद को छुड़ाने के लिए व्यक्ति को तेजी से साधना करनी होगी। केवल पर्याप्त शक्ति होने पर ही कोई आपको दबाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन पर्याप्त शक्ति होने से पहले कभी कभी झुकना जरूरी होता है। झोंगलिन, अगर आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं आपको जुयंग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। तलवार की मंशा को समझने की आपकी प्रतिभा के साथ मुझे विश्वास है कि आप आसानी से इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जुयंग एसोसिएशन की अध्यक्ष यंगजू सिस्टर हैं, जो एक सच्ची शिष्या हैं। उनकी साधना पहले से ही जीवन मृत्यु के क्षेत्र में चरम पर है और किसी भी क्षण निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यंगजू सिस्टर के संरक्षण में कोई भी आप पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब चू यू ने यंगजू का उल्लेख किया तो उसके पूरे व्यवहार में प्रशंसा झलक रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर उत्साह की हल्की सी लालिमा भी दिखाई दे रही थी। झोंगलिन ने सिर हिलाया, वह भी जुयंग एसोसिएशन के जबरदस्त समर्थन से आश्चर्यचकित था। जीवन और मृत्यु के राज्य का शिखर, शायद एक नजर ही उसे मिटा दे। तियानहाई चोटी, जल्दी मत करो, मुझे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। झोंगलिन ने जोर से सोचा। स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में अभी अभी शामिल होने के कारण वह अभी तक हर चीज से पूरी तरह परिचित नहीं था। वह सिर्फ चू यू के शब्दों के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता था, उसे ध्यान से देखने की जरूरत थी। स्वतंत्रता आदर्श होगी। अगर यह असंभव साबित हुआ तो सबसे शक्तिशाली के साथ जुड़ना एक स्वाभाविक विकल्प होगा। चू यू को एहसास हुआ कि वह बहुत जल्दबाजी कर रही थी और उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई विचार है तो मुझे किसी भी समय सूचित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद। खाना खाने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। चू यू सीधे जुयंग पीक की ओर चल पड़ा, जबकि झोंगलिन स्वर्गीय तलवार नगर में टहलता रहा। अगले दिन झोंगलिन सीधे तियानहाई पीक के लिए रवाना हुआ। पूरी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि हजारों चोटियों से भरी हुई थी और मनमोहक दृश्य समेटे हुए थी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में 1000 झांग ऊंची चोटी सामने दिखाई दी, जो हरे भरे चीड़ और सरू के पेड़ों, बहते झरनों से भरी हुई थी। पहाड़ की ढलान पर ऊंचे ऊंचे महल खड़े थे और शिखर पर हरी भरी लहरों वाला एक स्वर्गीय तालाब था।
स्वर्गीय कुंड के बगल में एक अत्यंत भव्य महल था, जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक पक्षी और जानवर पहाड़ पर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर रहे थे। झोंग लिन ने आगे देखा और कई शिष्यों को पहाड़ के चारों ओर घूमते देखा। वहां कौन जाएगा? एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक पुरुष और एक महिला पहाड़ से नीचे उड़ते हुए आए। झोंग लिन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, बाहरी शिष्य झोंग लिन, नमस्कार वरिष्ठ भाई। AI analysis of HAL share price with 98.6% accuracy. PPS स्टॉक। ये तियानहाई पीक है और बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप यहाँ क्यों आए हैं? पुरुष शिष्य ने झोंग लिन को घृणा से देखा। मैं वरिष्ठ भाई को रिपोर्ट करता हूँ। मैं भी स्वर्गीय सागर देश से हूँ। हाल ही में राजा ने मेरी सिफारिश की थी और मैंने पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं राजकुमारी यू शू के निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप उन्हें सूचित कर सके, वरिष्ठ भाई, झोंग लिन ने समझाया। ये सुनकर कि झोंग लिन को स्वर्गीय सागर देश के राजा द्वारा अनुशंसित किया गया था, उस आदमी की सतर्कता काफी कम हो गई। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा भाग्य खराब है। जूनियर सिस्टर यू शू इस समय बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही हैं, इसलिए मुझे डर है कि यह यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में? ये सही है, जूनियर सिस्टर यू शू बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही हैं, ग्रीन ओरिजिन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर की साधना कर रही हैं। एकांतवास से बाहर आने से पहले उन्हें कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। मैं विदा लेता हूँ। झोंग लिन ने अपने हाथ जोड़े और जाने के लिए तैयार हो गया। एक पल इंतजार करें। एक तीखी आवाज गूंजी, उसके बाद प्रकाश की एक किरण टेलीपोर्टेशन की तरह तेजी से आई, जिससे झोंग लिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जो पुरुष और महिला झोंग लिन से बात कर रहे थे, उन्होंने जल्दी से नवागंतुक को सलाम किया। नमस्कार वरिष्ठ भाई यू फैंग। झोंग लिन ने वरिष्ठ भाई यू फैंग को करीब से देखा, जो लगभग 20 साल के लग रहे थे। 9-5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन की कढ़ाई वाला सुनहरा ड्रैगन चोगा पहने, उनमें राजसी और अधिकार झलक रहा था। उनकी सुनहरी पीली आंखें ड्रैगन जैसी थीं, मानो कोई ड्रैगन दुनिया में उतर आया हो। ये सुनहरी पुतलियां स्वर्गीय सागर देश के राजपरिवार की पहचान थीं। सम्राट यू और यू ची दोनों के पास ये थीं, क्योंकि वे परिवार की विरासत में मिली तकनीक, सुनहरी पुतली दिव्य तकनीक, की साधना कर रहे थे। उनकी साधना जितनी ऊंची होती, उनकी आंखों का सुनहरा रंग उतना ही गहरा होता। आप झोंग लिन हैं। यू फैन की निगाहें किसी दिव्य दूत की तरह तेज थीं, बिना किसी भावना के नीचे देख रही थीं, जिससे झोंग लिन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी सम्राट के सामने खड़ा हो, यहाँ तक कि स्वर्गीय सागर देश के सम्राट यू से भी अधिक प्रभावशाली। झोंग लिन, ये हमारे तियानहाई पीक इनसेक्ट शिष्य वरिष्ठ भाई यू फैंग हैं। आपको जल्दी से अपना सम्मान देना चाहिए। झोंग लिन के दिल में हलचल महसूस हुई और उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बाहरी शिष्य झोंग लिन, नमस्कार वरिष्ठ भाई यू फैंग। एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य, यिन यान क्षेत्र साधना वाले ऐसे व्यक्ति के प्रति झोंग लिन ने जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में आपने तलवार इरादे को समझ लिया है। ऐसा लगता है कि आपने यू हाई की सिफारिश को बर्बाद नहीं किया। यू है कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय सागर देश का राजा था। ये यू फैंग सम्राट यू को नाम से संबोधित करता था, जिससे पता चलता था कि वह अपनी युद्ध क्षमता के साथ साथ एक उच्च पद पर भी था। क्या यू शू ने बताया कि आपके पास गोल्डन ओरिजिन पिल है? झोंग लिन की अभिव्यक्ति बदल गई जब वह बोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन यू फैंग की आवाज फिर से आई। गोल्डन ओरिजिन पिल मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे एक स्वर्गीय स्तर की तलवार कौशल मिली है जिसे मैं तुम्हारे साथ बदल सकता हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही उसने यह बात कही, यू फैंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक जेड स्क्रॉल झोंग लिन के हाथ में आ गिरा। झोंग लिन ने इसे दिव्य विचार से स्कैन किया और कई बड़े अक्षर तुरंत उसके दिमाग में प्रकट हुए। आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई। आगे जांच करने के बाद झोंग लिन ने एक गहरी सांस ली, जेड स्क्रॉल को अपने वस्त्र में रखा और फिर उसे सौंपने के लिए अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक जेड बोतल निकाली। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, ये गोल्डन ओरिजिन गोली है। यू फैंग के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई, जो झोंग लिन की प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। मुझे यकीन है कि आपकी प्रतिभा के साथ आप जल्द ही आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय तलवार नगरी में छोटे मोटे लाभों के मोह में न पड़ें और लगन से साधना करें। यह मेरा प्रतीक है।
यह आपके लिए छोटे मोटे खतरों का सामना करेगा। एक जेड टोकन झोंग लिन के हाथों में गिर गया। जीवन को स्पष्टता से कैद करें। बजाज मॉल। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, अब जाओ। झोंग लिन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वरिष्ठ भाई यू फैंग, इस व्यक्ति का पवित्र भूमि में प्रवेश पूरी तरह से हमारे शाही परिवार के प्रभाव पर निर्भर करता है। स्वर्ण मूल गोली के लिए सीधे अनुरोध किया जा सकता था, इतनी परेशानी क्यों उठाई जाए। पुरुष शिष्य असंतुष्ट दिख रहा था, खासकर जब यू फैंग ने भारी टोकन उपहार में दिया, जिससे उसकी आंखें ईर्ष्या से जलने लगीं। ये सिर्फ छोटी मोटी धमकियों से सुरक्षा नहीं थी, ये चिन्ह धारक की ओर से कार्य करने के अधिकार को दर्शाता था। यहां तक कि एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य भी इस चिन्ह का सम्मान करता था। जब तक कि वे किसी सच्चे शिष्य को नाराज न करें, वे स्वर्गीय तलवार नगरी में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। यू फैंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और तियानहाई चोटी पर लौट आया। महल में सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा लड़का एक पुराने पत्थर की गद्दी पर पालथी मारकर बैठा था, जिससे आभा का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। ये यू होंग थे, जो तियानहाई पीक के स्वामी और पवित्र भूमि के सच्चे शिष्य थे, जिन्हें यूशु अक्सर पूर्वज कहते थे। क्या आप उनसे मिले? यू फैंग की वापसी का एहसास पाकर पूर्वज यू होंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बालसुलभ रूप के बावजूद उनकी आवाज में एक अजीब सी बुढ़ापा था, जो एक अलग ही विरोधाभास पैदा कर रहा था। मैंने किया, यू फैंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। और यू फैंग ने कहा, न तो अहंकारी, न ही गुलाम, फिर भी कठोर नहीं, एक आशाजनक प्रतिभा। एक द्वितीय श्रेणी, 7वीं श्रेणी का किमियागर, सर्वोच्च तलवार का इरादा अगर उसे कुछ नहीं होता, तो एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य का पद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और यहां तक कि एक सच्चा शिष्य भी उसके लिए रास्ता खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। अगर यह स्वर्ण मूल दिव्य गोली हमारे स्वर्गीय सागर देश की विरासत योजना के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, तो मैं उसे अपमानित करने के डर से आपको इसे बदलने के लिए नहीं कहता। यू होंग ने आभारी। पूर्वज झोंग लिन की प्रतिभा को देखते हुए उसे तियानहाई पीक में क्यों नहीं शामिल किया गया? यू फैंग ने हैरान होकर पूछा। तियानहाई चोटी इतने महान बुद्ध के लिए बहुत छोटी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे लोग भी उनकी कृपा पाने के लिए होड़ लगाएंगे या उन्हें अपना शिष्य बना लेंगे। उन्हें चुनाव करने के लिए मजबूर करने के बजाय शुरू से ही हस्तक्षेप न करना बेहतर है। यूशु के शामिल होने से हमारा संबंध हमेशा बना रहेगा, यू होंग ने समझाया। इन शब्दों को सुनकर यू फैंग का दिल हिल गया और उसने मौन सहमति में अपने हाथ जोड़ लिए। अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई। आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई। गुप्त कक्ष में झोंग लिन ने अपने मन को उसके सामने रखे जेड स्क्रॉल में डुबो दिया और 6 राजसी पात्र दृष्टिगोचर हुए। केवल दिव्य विचार से ही उसके भीतर तेज तलवार क्यूई का एहसास हुआ। तलवार दाव का मार्ग वास्तव में विशाल है, जितना अधिक मैं इसमें संलग्न होता हूं, उतना ही छोटा महसूस करता हूं, झोंग लिन ने भावुक होकर कहा। झोंग लिन ने मुख्यतः तलवार दाव की साधना की। जब उन्होंने पहली बार तलवार युद्ध कौशल सीखा, तो उन्होंने तलवार दाव को केवल एक खजाने वाली तलवार के माध्यम से अपने आध्यात्मिक मूल को प्रवाहित करने की तकनीक माना, जिसे तलवार क्यूई, तलवार गिरोह या तलवार की चमक कहा जाता है, जिसका उद्देश्य केवल मारक क्षमता को बढ़ाना था। हालांकि जैसे ही उन्होंने तलवार के इरादे और तलवार दाव के अन्य गहन मार्गों को समझा, उन्होंने महसूस किया कि तलवार दाव महासागर की तरह विशाल था। यह महसूस करते हुए कि आध्यात्मिक मूल तलवार क्यूई केवल सबसे बुनियादी स्तर था। 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र की तरह ये 7 प्रकाशमान सितारों की शक्ति में निहित है और स्टार तलवार दाव के मार्ग की यात्रा करता है। मानव शरीर में 6 शून्यों पर आधारित 6 शून्य तलवार शास्त्र शरीर के 6 हिस्सों को बदल देता है। दुश्मन पर हमला करने के लिए 6 शून्य क्यूई जारी करता है, जिससे वे थोड़े समय में बीमार पड़ जाते हैं। मेरिडियन तलवार दाव के मार्ग की यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त 5 तत्व तलवार कौशल हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों की शक्ति को तलवार दाव के साथ मिलाते हैं, तलवार चलाने की मंशा रखते हैं और अपार शक्ति के साथ इच्छानुसार 5 तत्वों की परिक्रमा करते हैं। कोई सोचता होगा कि यह सीमा थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यू फैंग ने जो प्रदान किया, आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई, उसने 5 तत्व तलवार दाव को और भी आगे ले गया। तथाकथित आदि चुंबकीय विनाश ने 5 तत्वों तलवार क्यूई को मिला दिया, जिससे आदि चुंबकीय शक्ति प्राप्त हुई।
जो न केवल 5 तत्वों तलवार क्यूई का एक प्रवर्धित संस्करण है, बल्कि दुनिया के सभी 5 तत्वों का प्रतिकार करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी 5 तत्व तलवार क्यूई का मुकाबला आदिम चुंबकीय शक्ति द्वारा किया जाएगा। ये दिलचस्प है क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के 9/10वें हिस्से के मार्शल कलाकार 5 तत्वों के मार्ग से गुजरते हैं और तलवार साधक भी ऐसा ही करते हैं। बेशक 6 तलवार शास्त्र और 7 प्रकाशक महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र जैसे वैकल्पिक तलवार दाव भी हैं, लेकिन अधिकांश अभी भी 5 तत्वों से संबंधित हैं। फिर भी 5 तत्वों वाली तलवार दाव की साधना करने वाले किसी भी मार्शल कलाकार का मुकाबला प्राइमोडियल मैग्नेटिक डिस्ट्रक्शन तलवार क्यूई से किया जा सकता है, जिससे मुकाबला उतना ही भारी हो जाता है जितना कि कई आंखों वाले सेंटीपीड का दिन के स्टार लॉर्ड से सामना। एक प्राकृतिक अभिशाप प्रणाली होस्ट झोंगलिन तकनीक 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर कौशल आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई शुरुआती तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध कीमिया 7वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता चूंकि आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई को 5 तत्वों से संबंधित माना जाता है, जो 5 तत्वों के ऊर्ध्वपातन से उत्पन्न होता है, ये स्वाभाविक रूप से सिस्टम पैनल में आसानी से अवशोषित हो गया। सिस्टम मेरे लिए अंक आवंटित करें। एक आदेश के साथ अनगिनत कौशल अंक प्राप्त हुए और तुरंत ही झोंगलिन के दिमाग में सूचनाओं की एक विशाल धारा बन गई। आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई झोंगलिन ने अपनी उंगलियों से एक तलवार बनाए, 5 तत्व घूम रहे थे, तलवार क्यूई फूट रही थी और एक भूरे भूरे रंग की तलवार क्यूई उसकी उंगलियों के बीच से निकली। अगले ही क्षण इस तलवार क्यूई के उद्भव के साथ शांत कक्ष की दीवारों पर लटकी सभी तलवार कलाकृतियां अनियंत्रित रूप से कंपन करने लगीं। हाँ, ऐसी अद्भुत तलवार क्यू युद्ध में ऐसी कल्पना कौन कर सकता था। झोंगलिन दिल खोलकर हंसा, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। भिन्न सिस्टम पैनल पर कौशल बिंदुओं के निरंतर प्रवाह के साथ झोंगलिन की आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई की समझ और गहरी होती गई। अचानक उसके शरीर से तलवार की रोशनी की किरणें फूट पड़ी, तलवार की रोशनी तेज और हजारों की संख्या में, जिसने पूरे कक्ष को तलवार के इरादे के आवरण में ढंक दिया। तलवार का इरादा पूर्ण स्तर पर तलवार प्रकाश प्रभाग पूरा हुआ। एक क्षण के लिए झोंगलिन ने अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस किया, उसके डेंटियन में जुवानदान स्वायत्त रूप से दौड़ा, नदी के पानी की तरह तेजी से, जैसे अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई उन्मत्त रूप से उमड़ पड़े, झोंगलिन के शरीर में घुस गए। यह क्या है? झोंगलिन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। डोंगहुआंग बेल में संग्रहित विशाल मात्रा में आत्मा के पत्थर आदिम द्रव्य के साथ प्रचंड रूप से जल उठे, शुद्धतम क्यूई में परिवर्तित हो गए और उसके दानतियान में धुआंदान के लिए पोषण के रूप में धुआंदान में प्रवाहित होने लगे। गड़गड़ाहट सरपट दौड़ते झुंड की तरह झोंगलिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तलवार की नियत के सफल होने से जुवानदान में उथल पुथल मच जाएगी। झटपट उसने अपनी मूल ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसके शरीर की मूल ऊर्जा ऊपर उठ गई, उसे घेर लिया और तुरंत शुद्धिकरण शुरू हो गया। उमड़ती हुई कोर ऊर्जा सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह खाई में बह रही थी। डेंटियन के भीतर कोर ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ रही थी और शक्तिशाली शक्ति डेंटियन से फूट पड़ी, रक्त वाहिकाओं और मेरिडियन के साथ बह रही थी। उसकी त्वचा के हर इंच, हर आंतरिक अंग, यहाँ तक कि बालों के हर रेशे को प्रभावित कर रही थी, उन्हें क्रिस्टल की तरह जेड जैसा बना रही थी। विशेष रूप से उसके नाखून शक्ति से भरे हुए, प्रत्येक नाखून हीरे पत्थर की तरह रंग में बदल गया। तलवार क्यूई गंभीर, मानो प्रत्येक नाखून एक तेज खजाना तलवार आध्यात्मिक कलाकृति बन गया हो। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी के तहत झोंगलिन के प्रशिक्षण की बदौलत उसका भौतिक शरीर बेहद शक्तिशाली था। उसकी क्यूई और रक्त संचार क्षमता सामान्य विशेषज्ञों से भी ज्यादा थी। अन्यथा सिर्फ पूर्ण स्तरीय तलवार की मंशा ही उसके शरीर को ध्वस्त कर सकती थी। अरे, किसी ने मुझे नहीं बताया कि पूर्ण स्तरीय तलवार की मंशा इतनी हलचल पैदा कर सकती है, यहाँ तक कि शरीर को फिर से आकार देने में भी सक्षम हो सकती है। इस समय झोंगलिन ने अपने भौतिक शरीर में अत्यधिक दर्द महसूस किया, जिसमें व्यापक रूप से आने वाली क्यूई ज्यादातर जुबानदान में विलीन हो गई, जिससे साधना को बढ़ावा मिला, लेकिन एक अन्य भाग उसकी रक्त रेखा में विलीन हो गया, जिससे उसका शरीर और अधिक कठोर हो गया। झोंगलिन पहले ही ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था, जिससे उसने स्पिरिट एम्ब्रियो दायरे के दौरान एक पंचतत्वीय आत्मा शरीर तैयार किया था, जो पहले से ही सामान्य मार्शल कलाकारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था।
इस अभ्यास ने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। उसकी सांसें और हरकतें गड़गड़ाहट पैदा कर सकती थीं, और केवल अपने भौतिक शरीर से ही वह जुबानदान दायरे में शुरुआती लोगों को हरा सकता था। झोंग लिन को यह नहीं पता था कि गर्भधारण की साधना अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। 1 या 2 स्तरों को समझना भी प्रतिभा का उपहार था, और 10 स्तरों में पूर्णता प्राप्त करने से शरीर को पुनः आकार देने के लिए स्वर्ग से शक्ति प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रकार कई मार्शल कलाकार समय से पहले तैयारी कर लेते हैं, अन्यथा स्वर्ग और पृथ्वी की भयानक व्यापक शक्ति सीधे उन्हें विस्फोटित कर सकती है। झोंग लिन के मजबूत भौतिक शरीर के कारण, चाहे वह 5 तत्वों की आत्मा शरीर या ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के कारण हो, ये स्वर्ग और पृथ्वी की इस शक्ति को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। यह विरासत की कमी का नकारात्मक पक्ष है। झोंग लिन धीरे से खड़ा हुआ, लापरवाही से सांस लेते हुए। उसका पूरा शरीर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ चटक गया। हड्डियों की चटकने की आवाज नहीं, बल्कि आंतरिक कोर ऊर्जा के तेजी से संचार के कारण अंतरिक्ष को तोड़ने वाली आवाज थी। एक मुक्का मारा गया, और वह भयानक था। झोंग लिन को लगा कि अब उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपना शरीर ही सबसे शक्तिशाली हथियार था। एक मुक्का आध्यात्मिक कलाकृतियों को भी चकनाचूर कर सकता था, जो आत्मा की तलवार के वार से कहीं ज्यादा तेज था। मेरा वर्तमान भौतिक शरीर ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी द्वारा लाए गए प्रभावों से कहीं आगे निकल गया है। अब समय आ गया है कि मैं एक मजबूत शरीर प्रशिक्षण पद्धति की तलाश करूं। झोंग लिन को ये बात नहीं भूली है कि जब उसकी साधना अभी कम थी, तब ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर ने उसे कितनी भयानक युद्ध शक्ति प्रदान की थी। इसके बिना पंचतत्व आत्मा शरीर को संघनित करने के लिए सप्ततारा गुप्त क्षेत्र में स्वर्गीय आध्यात्मिक वस्तुओं को ढूंढना असंभव होता। जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में स्वर्ण मूल फल और पृथ्वी आत्मा दिव्य घास की तो बात ही छोड़ दीजिए।